पहला आपका पार्ट है गणित में समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेट। ठीक है, इस पार्ट को हम शुरू करने वाले हैं आज से। और सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं आता कोई टेंशन मत लेना, बिल्कुल शुरू से बस समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्या पद्धति कौन कौन से नंबर होते हैं, जो कि लगभग 90% बच्चों को नहीं पता होता। मेरा भी जब स्कूल था तब भी मेरे को भी नहीं आइडिया था, डायरेक्ट शुरू किया था, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नंबर आपका आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, ये वाली संख्याएं क्या होती हैं कि अनंत तक काउंट करते जाओ, इन सब का कलेक्शन पूरा ये आपका प्राकृत संख्या कहलाता है। अगर मैं बोलूँ 1.5 तो 1.5 प्राकृत संख्या नहीं है। अगर मैं बोलूँ 0 तो 0 भी प्राकृत संख्या नहीं है। दशमलव में कोई भी संख्या और बोलूँ वो क्या होगी? कोई भी और दशमलव में मैं संख्या बोलूँ, जैसे कि 5.5 वो बोलूँ तो वो प्राकृत संख्या नहीं होगी। सीधा सीधा पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6, इनको बोला जाता है प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। सबसे बड़ी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, तो सबसे पहली है आपकी प्राकृत संख्या। ये क्या होती है? इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक की संख्याएं आती हैं। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या में जीरो भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है, बाकी पूरी प्राकृत संख्या रहती है। ठीक है, अनंत तक। दशमलव वाली कोई संख्या नहीं रहेंगी, उनको आप प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। 0 1 2 3 4 ये सारी जो भी संख्याएं ये पूरी आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृत संख्या भी हैं। अब यहाँ पे जो संख्या जो प्राकृत संख्या होती है पूरी की पूरी पूर्ण संख्या भी होती हैं, पर सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। इन बात को भी समझना, सिर्फ 0 की वजह से पूर्ण संख्या बोला जा रहा है इन पूरे को। ठीक है, पूरे कलेक्शन को, पूरे संग्रह को। तीसरी है आपकी पूर्णांक संख्या। तीसरी नहीं कह सकते, मतलब ये प्रकार है, ये हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें अभी आपने ये जो संख्याएं पढ़ी प्राकृत संख्या, इसमें 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्याएं शामिल हो गई। अब पूर्ण संख्या पढ़ी, उसमें 0 भी शामिल हो गया। अब अभी कौन सी संख्या बाकी हुई है? ऋणात्मक वाली संख्याएं कि माइनस अनंत, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक। ठीक है, मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच की सारी संख्याएं क्या होती हैं? आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सिर्फ दशमलव को छोड़ के, भिन्न वाली छोड़ के सारी संख्या, ये सिर्फ -2 -3 -4 -5 और ये जो जितनी भी पूर्ण संख्या थी वो भी इसमें शामिल है। तो पूरी की पूरी प्राकृत संख्या किसमें शामिल है? पूर्ण संख्या के अंदर। पूरी की पूरी पूर्ण संख्या किसमें शामिल है? पूर्णांक संख्या के अंदर। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत। सबसे बड़ी प्लस अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं प्राकृत संख्या को कैपिटल N से, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से, बड़े अक्षर में W से, और इसको इंटीजर बोलते हैं कैपिटल I से। ठीक है, और एक संख्या आती है जिसको बोलते हैं परमीय संख्या। परमीय संख्या ये क्या होती है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां पे P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्याएं हो, यानी कि ये वाली पूर्णांक इंटीजर संख्याएं हो, उनको बोलते हैं परमीय संख्या। पर इतने से हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि अपरमीय संख्या क्या बोलते हैं? जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसको आप ये समझना कि ऐसी भिन्न वाली संख्याएं, ठीक है, जिनको अगर भाग दिया जाए तो वो भाग चला जाए, अगर चला ना जाए तो उनको जो दशमलव में संख्या आ रही है, उनका जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो? रिपीट हो रहा हो उसमें नंबर। मतलब जैसे मैं बोलूं 4/2 है,
ये p बटा q के रूप में है। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। और अगर मान लो 3/2 है, इसको भी अगर मैं भाग दूं तो ये भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर मैं बात करूं 1.3 की, ठीक है, और इसको अगर मैं भाग दूं तो ये 0.33333 आता रहेगा, तो ये भाग जाएगा भी नहीं, कभी कटेगा भी नहीं, और ये 3 रिपीट ही होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भी इसको 1/3 को भी परिमेय संख्या बोला जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझना कि जो p/q में q के रूप में लिखी जा सके, तो इसके रूप में तो हर एक संख्या को लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अपरिमेय। देखो अब अपरिमेय पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी, इसमें मेरे को बहुत होती थी। बोलते थे टीचर कि परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या जिसे न लिखा जा सके। और अपरिमेय संख्या में उदाहरण बता देते थे √3। तो मैं √3 जब लिखता था तो इसको भी तो मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ। भाई √3 है, इसके नीचे 1 लगा दो, हो गया। यहाँ पे ये भी पूर्णांक है, ठीक है, ये हो गया। बट ऐसा नहीं है। फिर इसको मैंने अभी पढ़ा कि अच्छे से समझ में आई मेरे बात, कि अगर √3 का आप मान निकालोगे ना, तो ये 3.1421 समथिंग करके ऐसे नंबर आता जाएगा, अलग अलग नंबर, और ये कभी जाएगा भी नहीं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में इतना सा समझना कि ये p/q के रूप में होती हैं, और वो कैसी होती हैं, उनका भाग चला जाता है। अगर भाग नहीं जाता तो वो इस रूप की होंगी कि उनके बाद जो दशमलव में नंबर आएंगे वो क्या होगा, एक ही नंबर बार बार आता जाएगा। यहाँ पे 3 ही है, हो सकता है 27 आता जाए, बार बार 25 आता जाए। तो ऐसी स्थिति में इनको बोला जाता है परिमेय संख्या। और अपरिमेय जो होंगी उनको अगर आप भाग दोगे तो उनमें ऐसा आएगा कि एक ये क्या होगा, कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं होगी। सबसे पहली बात तो उनका भाग जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो उनमें दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या होगी नहीं कि बार बार आती जाए। तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिभाषा में आपको यही बताया जाएगा जो कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे नहीं लिख सकते। नहीं लिखने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लगा सकते हो तो वो p/q के रूप का तो हो ही जाएगा। अच्छा मैं बोलूँ क्या 3 परिमेय संख्या है? तो हाँ जी 3 है, 3/1 लिख दो। समझ रहे हो ना, 4 परिमेय संख्या, हाँ जी है, 4/1 लिख दो। ठीक है। इसके बाद आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसको आप पढ़ा होगा आपने, अभाज्य संख्या। ये कैसी संख्याएं होती हैं जिनको, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है। एक का टेबल ऐसा है, वो उसके टेबल में सारी संख्याएं आती हैं, बट और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती हैं या खुद से भाग जाती हैं और एक से भाग जाती हैं, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जिसमें आपकी होती है 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 11, ऐसी ये संख्याएं आपकी होती हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बाद एक संख्या और होती है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। तो जो अभाज्य से बची हुई जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, आपकी भाज्य संख्या। मतलब जो किसी और के पहाड़े में आ जाए, खुद के पहाड़े में आए, एक के पहाड़े में आए और भी किसी के पहाड़े में आए, उनको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या समझ रहे हो, सारी संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सारी आपकी भाज्य संख्याओं की। जैसे 28 ले लिए, दो के पहाड़े में कट जाएगी, ठीक है, और 12 ले लिए, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में, तो ऐसे। ठीक है, तो भाज्य संख्या है। इसके बाद आती है एक वास्तविक संख्या, आपने पढ़ा होगा, वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये संख्या, इसके अंदर पूरी संख्याएं होती हैं। इसके अंदर भाज्य वाली, अभाज्य वाली, ये भिन्न वाली मतलब दशमलव में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत और सम, विषम, जितनी भी संख्या होती है सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं जिनको आप नंबर रेखा के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो संख्या रेखा के ऊपर हर एक संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके ऊपर आपने 10th में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, कहता है √3, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो।
ठीक है, 9th में आता है, 9 10th में है, तो इसको हम करते हैं और इसके ऊपर हर एक संख्याएं होती है, मतलब जितनी भी संख्याएं आप पढ़ी सब की सब किसके अंदर आती हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। तो ये इतना आपका है बेसिक, इतनी बात अगर आपने समझ ली है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, समुच्चय अगर आप परिभाषा देखोगे तो ये कहता है सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित सेट क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। पर इतनी सी बात से हमें कुछ समझ में नहीं आता भाई सुपरिभाषित मतलब क्या। अब इसको मतलब को अच्छे से समझना कि जैसे मैं आपके क्लास में गया और आपसे पूछ लूं कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप तुरंत काउंट करोगे या आपने पहले से पता है तो आप बता दोगे कि हाँ सर जी हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और आपकी कक्षा में ही मैं दूसरे बच्चे से पूछूं कि आप बताओ कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो वो भी 30 ही बताएगा। ठीक है, उसे पता होगा तो बता देगा या फिर काउंट करके बता देगा। और मैं तीसरे से पूछूं वो भी 30 बताएगा, चौथे से पूछूं वो भी 30 ही बताएगा। तो ये मैं जो क्वेश्चन से पूछ रहा हूं ये क्या है, सुपरिभाषित है। मतलब ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कथन जिनका जवाब किसी से भी पूछा जाए तो एक ही आए, अलग अलग ना आए, उनको बोलेंगे सुपरिभाषित। क्लियर बात। और तो भैया कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सुपरिभाषित नहीं है, इसका उदाहरण सुनो। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपकी कक्षा में सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपका कोई दोस्त होगा, आप बताओगे। अब मैं किसी दूसरे बच्चे से यही प्रश्न पूछूंगा तो वो क्या किसी और को बताएगा, जाहिर सी बात है। हो सकता है आपने जो बताया है दोस्त वो उसका अच्छा दोस्त ना हो, तो वो दूसरे को बता सकता है। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ सुपरिभाषित नहीं है। ये जिन बच्चों से पूछूंगा सारे अलग अलग अपने जवाब देंगे। ठीक है। या फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं कि सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है। ठीक है, सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, तो अब सुंदरता की परिभाषा कोई निश्चित नहीं है भाई। हो सकता है मुझे कोई अच्छा लगता हो, उसी क्लास में आपको कोई और अच्छा लगता हो। ठीक है, आपके दोस्त को कोई और अच्छा लगता हो, तो सुंदरता भी मेजर नहीं की जा सकती। मतलब ये भी समुच्चय नहीं होगा, ये सुपरिभाषित नहीं है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके विद्यालय में कितने रूम हैं, तो आप काउंट करके बताओगे। ठीक है, जितने भी होंगे। और अगर दूसरे बच्चों से पूछूंगा वो भी वही बताएगा। ये चीज़ फिक्स है, ये सुपरिभाषित है। समझ रहे हो कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा कथन जिसके जवाब एक जैसे आए, एक ही आए, उनको हम बोलेंगे सुपरिभाषित है। और जिनके जवाब अलग अलग हो सकते हैं वो सुपरिभाषित नहीं होगा, वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं पूछूं 10 से छोटी प्रकृत संख्या का कलेक्शन या संग्रह, क्या ये समुच्चय होगा? तो 10 से छोटी प्रकृत संख्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक होंगी 10 से छोटी प्रकृत संख्या। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और किसी बच्चे से पूछता हूँ और तीसरे बच्चे से पूछता हूँ, सब यही जवाब देंगे, तो ये क्या हुआ, सुपरिभाषित हुआ। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको देखना। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10 से छोटी प्रकृत संख्या, तो इसको मैं कैपिटल N से लिखता हूँ और बराबर लगाएंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर फिर जो अवयव उसमें शामिल हो रहे हैं, जो चीज़ें उसमें शामिल हो रही हैं, जैसे 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो उसमें 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 7 8 9, कॉमा लगा के इन सबको लिख देंगे और लास्ट में ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीके से समुच्चय को लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल लेटर में ही लिखना है और इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कॉमा लगा के लिखना है। और ये जो लिखे गए हैं इन सबको बोलते हैं सदस्य। ठीक है, ये क्या है, सदस्य हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, कि इस समुच्चय के सदस्य कौन है, ये है। ठीक है, क्लियर। और अच्छा मैं बोलूं 5 से छोटे सम संख्याएं, 5 से छोटी सम संख्याएं, तो 5 से छोटी कौन कौन सी सम संख्याएं हैं? सम संख्याओं को इवन नंबर से लिखते हैं। हाँ, इवन नंबर, मैं कैपिटल ई लिख रहा हूँ, अपने आप नाम दे सकते हो कोई,
उसको मैं ऐसे लिख दूं, 5 से छोटी सम संख्या है तो 2 होगी और 4 होगी। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने लिखने के तरीके में ये ब्रैकेट लगा दिया। ऐसा ब्रैकेट आप कभी नहीं यूज करेंगे, यही करेंगे, अदरवाइज टीचर आपको नंबर नहीं देंगे या गलत काट दिया जाएगा। ठीक है, अगर लिखना है 5 से छोटी सम संख्याएं तो उसको आप ऐसे लिखो, 2 होगी 4 होगी। ठीक है, ये सम संख्याएं हैं। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं समुच्चय की कुछ विशेषता है या गुण। समुच्चय के गुण। तो सबसे पहला गुण है इसका कि जैसे मान लो मैं बोलता हूं 6 से छोटे पूर्ण संख्याएं का संग्रह, 6 से छोटी पूर्ण संख्या का संग्रह। तो चलो मैंने इसको कैपिटल ए से मान लिया एक समुच्चय जिसमें 6 से छोटी पूर्ण संख्याओं का संग्रह। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटी तो 6 इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये एक समुच्चय हुआ। क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं? हाँ जी, मैं इसको चाहूं तो इस तरीके से लिखूं या फिर इस तरीके से लिखूं। तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, समुच्चय में कोई ऑर्डर, लिखने का कोई ऑर्डर नहीं होता। आप जैसा चाहो, पहले चाहो तो 5 को पहले लिख दो, 0 को बिल्कुल लास्ट में लिखो, 2 को यहाँ लिखो, 3 को यहाँ लिखो, बस वो सदस्य होने चाहिए उस समुच्चय के अंदर। तो समुच्चय को सॉरी लिखने का ऑर्डर नहीं होता। समुच्चय को लिखने का कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, आपको जब जहां मन करे जो भी अवयव लिख सकते हो। दूसरा इसका गुण है जैसे कि मान लो एक समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है। ठीक है, तो इसको आप हमेशा जो इनमें अवयव 2 बार हैं या 3 बार हैं या 5 बार हैं, 10 बार, जितने बार भी होंगे उनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो यहाँ पे एक क्या है? एक बार है। 2 इसमें देखो 2 बार है, फिर भी इसको एक बार ही लिखेंगे। इसके बाद 3 देखो, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 एक बार ही लिखेंगे। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो इसको भी एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, इसको हमें बार बार नहीं लिखना। तो ये सही तरीका है लिखने का, ऐसा बिल्कुल आप नहीं लिखोगे। ऐसा लिखोगे तो ये गलत कहलाएगा। ये इसका सही तरीका है कि सदस्य जो बार बार भले हैं, बट उनको आपको सिर्फ एक बार ही लिखना है समुच्चय के अंदर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं समान सदस्य को एक बार ही लिखना है। ठीक है, इन गुणों को आप अच्छे से समझ के नोट कर लेना। इसके बाद आपको समझना है कि समुच्चय को लिखा जो जाता है 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो हमने अभी पढ़ा कि जो ब्रैकेट के अंदर ऐसे उनके अवयव को लिख रहे थे, और एक तरीका और है। तो यहाँ पे लिखता हूं समुच्चय का निरूपण। ठीक है, उसको निरूपित कैसे किया जाता है, का निरूपण। तो सबसे पहला जो है जिसको बोलते हैं सूचीबद्ध कहो, या फिर इसी को कहते हैं रोस्टर रूप। ठीक है, इसी को सूचीबद्ध भी कहते हैं, रोस्टर रूप भी कहते हैं। और दूसरा है समुच्चय निर्माण।
समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर या सूचीबद्ध, ये जैसे कैसा था आपका, जैसे बोला जाए कि 6 से छोटी प्रकृत संख्या, तो ये हम लिख देंगे कैपिटल लेटर में ए बना दिया, इसके अंदर 6 से छोटी प्रकृत संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। तो ये आपका होता है सूचीबद्ध या रोस्टर रूप। ठीक है, अब इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे होगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 6 से छोटी प्रकृत संख्या को, इसको ऐसे लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें लिखेंगे x ऐसे है कि x एक प्रकृत संख्या है, मैं नीचे लिखता हूं, जो 6 से छोटी है, या फिर ये लिख सकते हैं कि x क्या है, छोटा है 6 से, ये सिंबल के जरिए भी आप लिख सकते हैं, या फिर वो हिंदी वाला भी उन्होंने बोला कि x 6 से छोटा है वैसा लिख दो, या फिर ये रूप में भी सिंबल के जरिए आप बता सकते हो। दोनों का मतलब सेम है, ये लिखने के तरीके हैं। इसमें भी कह रहा है कि जो अवयव लिखे गए हैं, जो सदस्य लिखे, सदस्य कहो या अवयव कहो, एलिमेंट को अवयव या सदस्य, तो जो सदस्य लिखे गए हैं वो कैसे रूप में है, ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही नंबर के ऐसे हैं, और वो क्या है, वो जो लिखा गया x के रूप में वो क्या है, प्रकृत संख्या है, और वो क्या है, 6 से छोटा है। समझ गए, तो ये इसके दो रूप होते हैं लिखने के। ठीक है, इसका मतलब होता है x ऐसे है, जिसे अंग्रेजी में सच दैट कहते हैं, ऐसे है कि x एक प्रकृत संख्या है जो 6 से छोटी है, और इसको आप डायरेक्ट उन अवयव को भी लिख सकते हैं। तो इसके दो रूप हैं। ठीक है, सूचीबद्ध भी कहते हैं, इसी को रोस्टर रूप भी कहते हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। समुच्चय का निरूपण बाद आपको एक अक्षर ऐसे मिलेगा, ऐसा, ये सिंबल, ये संकेत है। इस संकेत का मतलब समझ लो, इस संकेत का मतलब होता है बिलोंग्स टू, अंग्रेजी में कह सकते हैं, कहते हैं, और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये बताता है कि कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य है या नहीं है। अगर ऐसा लगा है तो वो है, और इसी को इस रूप में भी आपको मिलेगा, ऐसे होगा और इसके ऊपर कटा लगा होगा तो मतलब नहीं है। इसका मतलब है और इसका मतलब है नहीं। ठीक है, अब देखो मैं इसको उदाहरण के जरिए समझाता हूं। मान लो एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें दे दिया गया कि 4 क्या ए का सदस्य है, जो 4 है क्या ए के अंदर है, ए समुच्चय के अंदर है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4, हाँ है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल बनाओगे, ये वाला, कि मतलब है। और ऐसे दिया गया है 5 ए का सदस्य है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल बनाओगे, ये। ठीक है, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, क्लियर बात। प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य भी हमें बताना है, क्यों है, कैसे है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है इसमें, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं, उनका कलेक्शन जो है, क्या वो समुच्चय है। तो अब आप बताओ भाई, सोचो। जे से जनवरी होता है, और कौन सा होता है, फरवरी तो होता नहीं, मार्च अप्रैल मई, फिर उसके बाद क्या आता है, जून आता है, जनवरी जून और जुलाई। इसके अलावा कोई और ऐसा महीना है जो जे से शुरू होता है क्या, नहीं। तो इसमें तो आपको बिल्कुल पता है भाई कि एक तो जनवरी हो गया, एक तो जून हो गया, और एक जुलाई हो गया। यही है 3 जो जे से शुरू होते हैं, और कोई भी नहीं शुरू होता। और ये प्रश्न आप किसी से भी पूछो, सबका जवाब यही होगा। तो ये क्या है, एक समुच्चय है। तो ये क्या है, हाँ, क्लियर बात। दूसरा प्रश्न पूछो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखो यहाँ पे आ गई है बात प्रतिभा की। मैंने बताया प्रतिभा, खुशी, दुख, इन सबको नापा नहीं जा सकता। अब भाई कौन प्रतिभाशाली थे, इसका कोई ब्यौरा कोई बता सकता है भाई। किसी को कोई लेखक अच्छा लगता हो, बहुत प्रतिभाशाली लगता हो, पर अगर दूसरे को उसी के व्यू से देखा जाए, दूसरे बंदे से पूछा जाए, वो कहेगा भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, इसमें तो ये गुण ही नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को नहीं नापा जा सकता। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, और ये क्या होगा, ना।
नहीं है ये। ठीक है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताओ, सर्वश्रेष्ठता भी नहीं नापी जा सकती कि सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा, जैसे मैंने कक्षा में ही पूछा था सबसे सुंदर या सबसे अच्छा विद्यार्थी, ये दूसरे के लिए, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, तीसरे से पूछेंगे उसके लिए अच्छा होगा, चौथे से पूछेंगे उसके लिए बुरा होगा, तो ये भी नहीं नापा जा सकता। तो हम विश्व के भी 11 बल्लेबाज आज सबसे सर्वश्रेष्ठ खेलने वाले नहीं बता सकते, तो ये भी क्या होगा, नहीं। ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये क्या है, ये समुच्चय है। ये तो मैंने पूछा है आपसे कि आपकी कक्षा के, आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ आपकी कक्षा के सभी बच्चों का संग्रह, तो जितने बच्चे हैं वो तो फिक्स ही हैं। ठीक है। तो वो आपसे पूछो या आपके दूसरे दोस्त से पूछो, सब वही बताएंगे कि 10 हैं, 11 हैं, जो भी है फिक्स ही है, निश्चित है, वो बदलेंगे नहीं कि आपसे पूछूंगा तो आप 10 बताओगे, आपके दोस्त से पूछूंगा वो 15 बताएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या है, हाँ। पांचवा इसमें पार्ट दिया गया है 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। अब प्रकृत संख्याएं आपको पता है 1 2 3 4 शुरू होती हैं, ये चली जाती हैं अनंत तक। ये कह रहा है 100 से छोटी, तो 100 से छोटी कहाँ तक होंगी, 1 2 3 4 99 तक होंगी। ये आपसे पूछूंगा, किसी और से पूछूंगा, चौथे बंदे से पूछूंगा, तीसरे से पूछूंगा, सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा, यही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो ये क्या है, सुपरिभाषित है, ये भी क्या है, हाँ। ठीक है। छठा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक, एक निश्चित कर दिया, लेखक प्रेमचंद, तो प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे गए उनका संग्रह। तो भाई उन्होंने जितने भी लिखे होंगे 10-5 जो हैं उन्हीं के हैं। अगर आपसे पूछूंगा आप भी वही बताओगे, दूसरे से पूछा जाएगा वही है, वो तो बदल जाएंगे नहीं। हाँ, तो ये क्या है, एक समुच्चय है। हाँ। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम संख्याएं, पूर्णांक बताया, पूर्णांक के अंदर आपको सम पता ही है कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग चली जाती हैं। तो पूर्णांक के अंदर जो सम संख्याएं हैं उनका संग्रह, तो ये क्या समुच्चय है या नहीं। तो भाई हमें पता है पूर्णांक संख्या, उनके अंदर सम संख्याएं भी होती हैं और उनका संग्रह होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का संग्रह भी समुच्चय होता है, ये निश्चित है, ये फिक्स है, एक ही है। किसी से पूछो सब वही जवाब देंगे, अलग अलग नहीं देंगे। अब कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसे पता ही नहीं होगा, तो कुछ भी बोल सकता है, बट जो जानने वाले हैं उनका जवाब एक ही होगा। ठीक है, तो ये भी, हाँ। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 प्रश्नावली 1.1 में, इनका संग्रह जो प्रश्न आने वाले हैं, तो क्या ये आपसे पूछूंगा तो वो बदल जाएगा, दूसरे से पूछूंगा कुछ और बताएगा वो, नहीं, ये फिक्स है, जितने प्रश्न हैं उतने ही रहने वाले हैं। तो ये भी क्या है, हाँ। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो भाई, खतरनाक मतलब हमें जो हार्म पहुंचाए, तो भाई शेर जो होता है वो भी हमें हार्म पहुंचा सकता है, एक कीड़ा मकोड़ा कोई भी हार्म पहुंचा सकता है, पर स्थिति अलग अलग होती है और हम इन सब चीज़ों को नहीं नाप सकते। जैसे कोई पालतू शेर है, देखते हो आप टीवी भी देखते हो, उनके साथ जाके खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो हार्म नहीं पहुंचा रहे, तो हम उनको कब हम नापे कि वो खतरनाक है, कब माने खतरनाक है, कब नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं, इस पे से निश्चित नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये भी समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर ये 6 सदस्य हैं, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये अथवा ये भरिए। ये प्रतीक के बारे में हमने बात कर ली। अब ये देखो, पहला 5 क्या है, ए समुच्चय का सदस्य है, तो देखो इसमें 5 है क्या, हाँ जी है, तो यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा, हाँ जी है, ये वाला। दूसरा 8 ए समुच्चय का सदस्य है, तो इसके अंदर 8 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला। 0 इसका सदस्य है, नहीं है, ये वाला। 4 है, तो इसमें ये भरेंगे। 2 है तो ये भरेंगे। 10 इसके अंदर है, नहीं है, तो ये ऐसा वाला सिंबल भरेंगे। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्न करेंगे और ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी।